that Go Digit General Insurance IPO is likely to open on May 15. Now, Prem Vasta-backed insurance company is looking at IPO of rupees 1500 crore rupees. The issue comprises of 1489.6 crores in fresh capital and an OFS of a little over 2600 odd crores, where promoters are selling some of the stake and some other shareholders are also selling their stake there. कई बार की देरी के बाद अब गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस जो है वो आखिरकार अपना आईपीओ लेके आ रहा है और हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 15 मई को गो डिजिट का आईपीओ लॉन्च होगा। 1500 करोड़ करीब आईपीओ की साइज़ है, जिसमें 1250 करोड़ का फ्रेश इशू होगा और जो करीब 11 करोड़ जो इक्विटी शेयर है वो ऑफ़र किए जाएंगे प्रमोटर और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के द्वारा ऑफर फॉर सेल के जरिए। इंडिया की लार्जेस्ट टेक इंश्योरेंस कंपनी ला रही है आईपीओ। मैं बात कर रही हूँ गो डिजिट इंश्योरेंस की, जो आ रही है 2614 करोड़ रुपीस के आईपीओ के साथ। इस कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स हैं कमलेश गोयल, ओबेन वेंचर्स एंड एफएएल। तो आज हम कवर करेंगे गो डिजिट के बिजनेस ओवरव्यू, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, पीयर वैल्यूएशन, फाइनेंशियल्स एंड ऑफ कोर्स एंड में हम आईपीओ की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। एंड बाय द वे, इट इज बैक्ड बाय इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली एंड एक्टर अनुष्का शर्मा। गो डिजिट आईपीओ के बारे में और जानना है? कुछ रीडिंग रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हैं, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। गो डिजिट एक फुल स्टैक डिजिटल इंश्योरर है जो सिर्फ नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में डील करती है। एक फुल स्टैक डिजिटल इंश्योरर का मतलब ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो रेगुलेटरी अथॉरिटी से लाइसेंस्ड और कंट्रोल्ड हों और अपने ऑपरेशंस में टेक को इंटीग्रेट करें। आगे बढ़ने से पहले इस इंडस्ट्री के ग्रोथ पोटेंशियल को समझते हैं। पिछले 10 सालों में इंडिया के हाउस होल्ड एसेट्स चेंज होते हुए दिख रहे हैं। 2014 में इंडियंस के पास 84% फिजिकल एसेट्स थे, जो 2022 में घट के 72.4% हो गए। वहीं सेम टाइम पीरियड में इंश्योरेंस और पीएफ जैसे एसेट्स में ग्रोथ देखी गई। इस टेबल को देखें। नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट की बात करें तो ओवरऑल प्रीमियम कलेक्शन में फाइनेंशियल ईयर 18 से फाइनेंशियल ईयर 23 के बीच 11.2% सीएजीआर की ग्रोथ देखी गई है। फाइनेंशियल ईयर 23 से 28 के बीच 15 से 16% सीएजीआर की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। लेकिन इस ग्रोथ के बावजूद अगर हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स को टोटल प्रीमियम कलेक्टेड और इंडिया के जीडीपी से कंपेयर करें तो उसका पेनिट्रेशन सिर्फ 1% का ही है, जो इंडिया के प्योर कंट्रीज से काफी कम है। तो इन फैक्ट से हम ये कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में पेस और हेडरूम दोनों ही हैं। अब हम वापस आते हैं गो डिजिट के बिजनेस पे। इस कंपनी का फोकस इंश्योरेंस को अपने कस्टमर्स और खुद के लिए टेक के थ्रू इजी करना है और कंपनी इंडिया के डिजिटल इंश्योरेंस सेगमेंट में प्रीमियम कलेक्शंस के टर्म में मार्जिनली लीड कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 23 में इन्होंने 10.63 मिलियन इंश्योरेंस पॉलिसीज सेल किए, जो फाइनेंशियल ईयर 21 के मुकाबले लगभग डबल ग्रोथ है। गो डिजिट मरीन, मोटर, ट्रैवल, हेल्थ, लाइबिलिटी, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जैसे नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में डील करती है। कंपनी का कहना है कि इनकी डिपेंडेंस सिर्फ किसी एक बिजनेस सेगमेंट पे नहीं है और इसलिए इन्होंने अपने 74 डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। गो डिजिट के अराउंड 82% प्रीमियम्स अपने मोटर इंश्योरेंस, लाइबिलिटी एंड प्रॉपर्टी एंड इंजीनियरिंग सेगमेंट से आ रहे हैं एंड इंडियन व्हीकल इंश्योरेंस सेगमेंट में ये 6% मार्केट शेयर इंजॉय कर रहे हैं, जिसमें इनके लाइबिलिटी इंश्योरेंस के अलावा मोटर एंड हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में ग्रोथ देखी जा रही है। तो ये था इनका बिजनेस मॉडल। अब देखते हैं क्या है इनकी स्ट्रेंथ्स और इनकी वीकनेसेस। शुरुआत करते हैं स्ट्रेंथ्स के साथ। पहला, सिंपल यूजर एक्सपीरियंस। कंपनी का कहना है हिस्टोरिकली इंश्योरेंस खरीदना हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड परचेज रहा है, तो गो डिजिट इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर रहा है ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लाकर जो इजी टू अंडरस्टैंड हो और एज पर कस्टमर नीड्स हो। कंपनी अपने मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में एक 2 पेज इंश्योरेंस समरी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे यूजर आसान भाषा में अपने प्लान कवरेज को इजीली समझ जाए। इसके अलावा कंपनी क्लेम फाइल के लिए एआई और ऑटोमेशन को यूज करती है, जिससे क्लेम फाइल करने में टाइम और हैसल दोनों ही घट जाते हैं। दूसरा, प्रिडिक्टिव अंडरराइटिंग मॉडल्स। अंडरराइटिंग एक प्रोसेस है
जिसमें कंपनी के लिए इंश्योरेंस रिस्क को इवैल्यूएट और एनालाइज किया जाता है। और गो डिजिट ने टेक के थ्रू इस प्रोसेस को ऑटोमेट किया है। ओवर टाइम उन्होंने अपने मोटर मार्केट के इंश्योरेंस के एक्सपर्टीज साथ अपने डेटा बैंक से अंडरराइटिंग मॉडल्स बनाए हैं। इससे कंपनी अपने मोटर इंश्योरेंस और बाकी इंश्योरेंस पे आने वाले अपकमिंग रिस्क को प्रिडिक्ट कर पाती है। इससे कंपनी अपनी कॉस्ट को बेटर मैनेज कर पाती है, जिससे गो डिजिट और कस्टमर्स को सर्व कर पाते हैं, जिससे उनको और डेटा मिलता है। इस टेक के थ्रू कंपनी इंश्योरेंसेस को ऑटोमेटेड बेसिस पे इशू कर पाते हैं, जिससे ये लोअर कॉस्ट को अचीव कर पाते हैं। अब बात करते हैं इनकी वीकनेसेस के बारे में। तो पहली है लॉसेस। कंपनी ने पिछले कुछ समय में काफी लॉसेस किए हैं और उनका कहना है कि वो शायद फ्यूचर में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन ना कर पाए, क्योंकि कंपनी ने पिछले कुछ समय में अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और प्रोडक्ट पाइपलाइन को डेवलप और एक्सपैंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। लेकिन इन इन्वेस्टमेंट्स के बावजूद भी कंपनी का कहना है कि शायद वो टाइमलाइन के हिसाब से रेवेन्यू को ना बढ़ा पाए या इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाए कि वो प्रॉफिटेबिलिटी अटेन कर पाए। तो वॉरेन बफेट का 1996 या 1997 का एक सालाना जो शेयर होल्डर्स का बड़ा फेमस लेटर लिखते हैं, उन्होंने उसमें जनरल इंश्योरेंस को और फ्लोट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर जो अगर जनरल इंश्योरेंस समझना चाहता है वो उनका एक लेटर पढ़े। अब उनको उसमें बड़ा फिर क्लियरली समझ में आएगा कि ये बिजनेस बाकी किसी भी और बिजनेस से बड़ा अलग है। और जैसा मैंने कहा कि हमारी नेटवर्थ तो 2500 करोड़ के लगभग है 31 दिसंबर 23 को, बट हमारे पास AUM 15,000 करोड़ रुपए का है। तो ये बिजनेस बाकी हर बिजनेस से बड़ा अलग है और इसके प्रॉफिट ड्राइवर्स भी अलग हैं। तो मैं तो आपके लोगों को एनकरेज करूंगा कि जैसे मैंने सीखा मास्टर से सब लोग पढ़ें और उसको सीखें। दूसरा, IRDAI नोटिसेस। कंपनी को पिछले कुछ समय में IRDAI से एलिज नॉन कंप्लायंसेस के नोटिसेस आए हैं, जिसके ऊपर गो डिजिट को पेनल्टीज भी भरनी पड़ी हैं और इन फ्यूचर कंपनी को ऐसे और नोटिसेस आ सकते हैं। So Sakshi, I think this show cause notice was issued on the matter on which now regulator has put a fine of 1 crore rupees. So I think from regulator's perspective, this matter is now closed. All the details, exactly what the issues were and what the response was, what the final IDA order was, all this is part of our RHP, which is now in public domain. And I would really encourage people to go through that if they want to look for details, rather than I want to say anything offhand here. तीसरा, अंडरराइटिंग परफॉर्मेंस। गो डिजिट अंडरराइटिंग लॉस में कर रहा है, मतलब कि कंपनी प्रीमियम्स के अर्निंग से ज्यादा क्लेम पे खर्च कर रही है। ऐसा हम कंपनी के कंबाइंड रेशियो से, जो फाइनेंशियल ईयर 23 में 107% पे था, कंबाइंड रेशियो को कंपनी के लॉसेस से प्रीमियम्स की अर्निंग्स को डिवाइड किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी प्रीमियम अर्निंग से ज्यादा क्लेम्स तो नहीं पे कर रही। एक आइडियल कंबाइंड रेशियो 100% से कम का होता है। ये थे कंपनी के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अब करते हैं गो डिजिट को लिस्टेड पीयर्स के साथ कंपेयर। हम कंपनी की वैल्यूएशन पे नजर डालें तो कंपनी का PE बाकी पीयर्स के आगे बहुत हाई है, क्योंकि गो डिजिट के EPS और बाकी कंपनीज से काफी कम है, विच मीन्स कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशन के साथ मार्केट में आ रही है। आइए देखते हैं कंपनी के RONW पे चेयरमैन का क्या कहना है। And what about return on net worth? Return on net worth, as you said, last year till December was which is our 6th year of business. Our business is, I would say, has a long gestation period. So if you think from a perspective of, I would say, any startup in any sector in India, in the 6th year of business, in 9 months to reach premium of about 6,800 crores, and this excludes service tax, which is included in the revenues of all other companies in different sectors. And to reach a profitability, my sense is, I have not seen every single company in the sector. My sense is you will not find many companies who have done this. You can also compare Digit's performance to any insurance startup anywhere in the world and see how many companies have been able to reach this sort of either volume of business, scale of products, number of policies, and also profitability. And I think media does a great job in covering both startups as well as insurtechs, so-called new insurance company across the world. I think you can correct. और कंपनी के इन टोटल प्रीमियम्स भी बाकी लिस्टेड पीयर्स से कम जनरेट कर रही है,
क्योंकि गो डिजिटल इन कंपनीज से नई है और काफी छोटे स्केल पे काम कर रही है। पीयर वैल्यूएशन के बाद बढ़ते हैं फाइनेंशियल्स की तरफ। आइए एक नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। ये फिगर्स जो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये सब क्रोर्स में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 21 की। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फिगर 3243.2 करोड़ से बढ़ के अगले साल 5267.6 करोड़ पे पहुंचा। हालांकि ये जंप अच्छा खासा है, मगर अगर आप नोटिस करें तो लॉसेस में भी बढ़ावा हुआ है। 122.7 करोड़ से इसके लॉसेस बढ़ के 295.8 करोड़ पे पहुंच गए। फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो रेवेन्यू में इंक्रीज आया है लाइक बिफोर, बट यहाँ पे लॉस के बजाय हमें प्रॉफिट का फिगर देखने को मिल रहा है। 7,242.9 करोड़ पे 35.5 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है कंपनी ने। कंपनी का पीई है 663 पे, जबकि इंडस्ट्री का पीई 46.13 पे है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफी बड़ा मार्जिन है यहाँ पे। एबिटा की बात करें तो ये 50.6 पे है। कंपनी का ईपीएस है 0.41 पे। डेट टू इक्विटी है 0.08 पे, जो कि दिखाता है कि डेट नेग्लिजिबल है। RONW यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो ये 1.53% पे है। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम अगर देखें तो ये करोर्स में 7,242.9 करोड़ पे है। आइए अब एक नजर डालते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल्स पे। इस आईपीओ में वेडनेसडे 15 मई से फ्राइडे 17 मई तक आप बिड कर सकते हैं। कंपनी इन टोटल 2,614.5 करोड़ रुपीस रेज कर रही है, जिसमें 1,125 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है और बाकी 1,489.65 करोड़ रुपीस ऑफर फॉर सेल से हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ रेज्ड पैसे ओएफसी के थ्रू चले जाएंगे। कंपनी फ्रेश इशू से रेज्ड पैसे को अपने सॉल्वेंसी रेशियो को मेंटेन करने के लिए यूज करेगी। सॉल्वेंसी रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कंपनी की सारी लायबिलिटीज, जिससे हमें किसी कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट को सर्व करने की एबिलिटी के बारे में पता चलता है। तो कंपनी इस रेशियो को IRDAI के प्रिस्क्राइब लिमिट पे रखना चाहती है, जो कि 1.5 टाइम्स है। आइए इसको समझते हैं कंपनी के चेयरमैन कमलेश गोयल से। The purpose of IPO, the primary capital, is to boost the solvency margin. In insurance business, like banks, you have capital adequacy. In insurance, you need to beef up your solvency, which is related to the premium which you have. So the primary offer of 1125 crores is to increase our solvency margin. गो डिजिट का GMP एज ऑन 13 मई 37 रुपीज है, जो कि 13.6% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स के चांसेस दिखा रहा है। याद रखें, किसी भी कंपनी का GMP सिर्फ मार्केट्स में हो रही स्पेक्यूलेशंस एंड ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करता है। GMP को एक्चुअल शेयर प्राइस ना कंसिडर करें। क्या आप अप्लाई करेंगे या अवॉइड, हमें कमेंट्स में बताइए। एज एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर आपकी ये ड्यूटी है कि आप इन डेप्थ रिसर्च करने के बाद ही अपना कोई डिसीजन बनाएं। मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट्स दोनों में गो डिजिट का RHP अटैच कर दिया है, ताकि आपकी रिसर्च थोड़ी आसान हो जाए। गो डिजिट का ये IPO रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसे इन डेप्थ IPO रिव्यूज आपको सबसे पहले मिले इस क्लिक रो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। जाने से पहले एक स्मॉल रिमाइंडर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इस वीडियो में दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन बाय या सेल रिकमेंडेशन या इंडोर्समेंट नहीं है। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.